In this 2 days national executive, you heard in the morning party Adhyaksh ji had spoken and there was a press briefing after that. उसके बाद चार स्टेट्स का उनके अपने अपने पार्टी एक्टिविटीज को कैसे प्रोग्रेस हो रहा है उधर उसके ब्रीफिंग हुआ. त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटका, इन स्टेट्स का हमारे स्टेट पार्टी अध्यक्ष और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका के अध्यक्ष के साथ और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, त्रिपुरा के पार्टी अध्यक्ष के साथ रिपोर्ट किए. चार स्टेट से त्रिपुरा जहां चीफ मिनिस्टर और पार्टी लीडर, कर्नाटका जहां चीफ मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट, और नागालैंड और मेघालय, चारों का स्टेट्स का रिपोर्टिंग हुआ. उसके बाद टी ब्रेक के साथ आधा पौना घंटे के बाद जब दोबारा सब मिले, पॉलिटिकल रेसोल्यूशन का चर्चा शुरू हुआ. मतलब पॉलिटिकल रेसोल्यूशन का प्रस्तावना किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं वो प्रस्तावना रखे और उसको अनुमोदन करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी उसका अनुमोदन किए. साथ में दूसरे अनुमोदन भी हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका गोविंद करजोल जी, वो भी. एक प्रस्ताव किरण रिजिजू के द्वारा पॉलिटिकल रेसोल्यूशन और उसका अनुमोदन करने के लिए दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, एक उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी और दूसरा गोविंद करजोल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका. इस प्रस्ताव में एक बहुत अहम मुद्दा, एक्चुअली 9 मुद्दा डिटेल चर्चा हुआ. ऑन 9 डिफरेंट इश्यूज डिटेल चर्चा हुआ. मतलब प्रस्तावना रखने वाला मंत्री किरण रिजिजू जी ही उसको डिटेल में उसके ऊपर बात किए 9 अंश को लेकर के. उसमें सबसे पहला मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि कैसे भारत के विपक्ष में बीजेपी और मुख्यतः प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करना और उसमें एकदम हल्के भाषा में या अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ, नेगेटिव टोन के साथ प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत नीचे दिखाते हुए भाषा के साथ बार बार जो नेगेटिव कैंपेन होते रहा, उन सब में लीगली कोर्ट एक के बाद दूसरा करके सुप्रीम कोर्ट तक मामला हर एक बार गया और सुप्रीम कोर्ट में हर एक बार उन 9 मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेगेटिव डिसीजन, मतलब ऑपोजिशन के खिलाफ डिसीजन जो हुआ, उससे ऑपोजिशन का कंप्लीट ये नेगेटिव कैंपेन को बार बार कोर्ट के द्वारा ऐसे जजमेंट के द्वारा उनको नकारते आए. ऑपोजिशन का नेगेटिव कैंपेन के ऊपर टीका टिप्पणी कोर्ट के द्वारा होते आए. क्रशिंग लीगल रिस्पॉन्स के द्वारा ऑपोजिशन को आज बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया. वो 9 मुद्दे मैं सिर्फ आपको कोट कर रही हूं जहां नेगेटिव प्रधानमंत्री जी के खिलाफ व्यक्तिगत अब्यूसिव लैंग्वेज के द्वारा नेगेटिव कैंपेन जो ऑपोजिशन बुनियाद आरोप लगाकर चला, उन सब में हर एक में कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारते हुए ऑपोजिशन के टीका टिप्पणी हुआ है. पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस
जजमेंट सरकार के और प्रधानमंत्री के फेवर में आया, ऑपोजिशन का बेबुनियाद कैंपेन को नेगेटिव करवाया। सिमिलरली राफेल, ये एनफोर्समेंट तीसरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस चलाना और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ही केसेस लगवाना और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, इन सब के ये तीसरी। फोर्थ, सेंट्रल विस्ता के ऊपर कितने टीका टिप्पणी करने वाले, बेबुनियाद आरोप करने वाले ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उधर सटीक जवाब मिला। और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशंस, वो पांचवी, और छठी डीमोनेटाइजेशन। सो ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बात साफ सुथरा हुआ। ये बात अच्छा विस्तार से प्रधानमंत्री जी का नीयत साफ है और उनके वर्चस्व ऐसे हैं, नॉन करप्ट लीडरशिप, देश के हित में काम करने वाले लीडरशिप, इसका एक बार अच्छा जिक्र हुआ और इसके ऊपर बातें हुई और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किए कि ये इन 6 केसेस के ऊपर नेगेटिव कैंपेन को लीगली हम फाइट करके नकार दिया। सो अगर उसको एक विषय मानते हैं, मैंने बोला ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रस्तावना में 9 विषयों के ऊपर बात हुआ, मैं जल्दी उसको आपके सामने रखते हूं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इज, आज ग्लोबल स्टेज में दुनिया भर में भारत की छवि इतना अच्छा है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कोशिश के द्वारा, चाहे वो G20 हो, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन हो, चाहे वो शॉर्ट पीरियड का UN सिक्योरिटी काउंसिल का लीडरशिप क्यों ना हो, ऐसे करके हम प्रधानमंत्री जी का छवि और भारत के छवि, इसका रेस्पेक्टेबिलिटी और ब्रांडिंग अच्छा हुआ है। आपने शायद देखे हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी इसका जिक्र सुबह भी हुआ, अभी किरण रिजिजू के बातों में भी हुआ कि बाली G20 समिट जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी में हुआ, उसमें जो बयान प्रधानमंत्री जी का था कि दिस इज नॉट एन इरा फॉर वॉर, उसको उनके कम्युनिके में भी उसको कोट करके उपयोग किए उस समिट में। ऐसे आज भी वसुदैव कुटुंबकम को पूरे दुनिया में भारत से आए हुए एक लाइन को इंग्लिश में उसको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ऐसे करके सब लोग माना है। और UN रिफॉर्म्स के लिए जो बार बार प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, इन सबको मान्यता अगर मिलता है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री जी का कोशिश के वजह से हुआ है। इसको नेशनल एग्जीक्यूटिव में पूरे रिकॉग्निशन मिले और प्रधानमंत्री जी को नेशनल एग्जीक्यूटिव इसके धन्यवाद कहते हुए उनको कंग्रेचुलेट भी किया। फिर विस्तार से गुजरात इलेक्शन का जीत के ऊपर अच्छा डिस्कशन चला, जहां एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी के रूप में बदला और 7वीं बार जीतना और वोट शेयर भी 50 से 53% तक जाना और SC क्षेत्र में, शेड्यूल कास्ट रिजर्व से क्षेत्र में 13 सीट्स में से 11 सीट जीतना। पिछले 2017 में 7 ही जीते हम, मगर अभी 11 में जीते हैं शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स में। और ट्राइबल सीट में 27 सीट्स में से 23 में हम जीत कर आए हैं और जीतकर बीजेपी आ गए, मगर सेकंड पोजीशन में आए, उनसे हम डबल
सीट जीत करके आगे बढ़े। सो सामान्य जीत नहीं है, एकदम हिस्टोरिक जीत है। डेटा के अनुसार देखने के समय इसका महत्व हमें समझ में आता है। मुख्य शहरों में अहमदाबाद में 21 सीट्स में से 19 भारतीय जनता पार्टी जीतते हैं और सूरत में 16 के 16 बीजेपी सीट जीते हैं और वडोदरा में 10 से 9 सीट्स बीजेपी के ओर गए हैं। इसलिए ऐसे जीत है जिसको हिस्टोरिक मान सकते हैं और जहां हम जीते हैं मार्जिन 1 लाख के ऊपर बहुत सीटों में, 75,000 में बहुत सीटों में, ऐसे 30-40,000 के ऊपर ही मार्जिन रहा हर एक सीट में। सो गुजरात की इस जीत को इस प्रस्तावना के द्वारा और प्रस्तावना रखने वाले किरण रिजिजू भी, बाद में केशव प्रसाद मौर्य जी भी माने कि इसका इंपैक्ट आने वाले सभी असेंबली सीट्स के ऊपर होगा और इसका इंपैक्ट 2024 लोकसभा चुनाव के ऊपर भी होगा, क्योंकि इसके साथ 2 लोकसभा बाई इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता, वो जो आजमगढ़ और रामपुर में, और रामपुर में लोक असेंबली भी हमने जीत कर आए। इसीलिए गुजरात के प्रभाव जरूर आने वाले असेंबली में और आने वाले लोकसभा सीटों में भी असर पॉजिटिवली पड़ेगा। हाँ, इस प्रस्तावना में और सुबह के भाषण में भी हिमाचल में हमने जो रिवाज है उसको बदलना मुश्किल हुआ। वी कुडंट चेंज द रिवाज ऑफ एक पार्टी इस बार, अगले पार्टी दूसरे बार, उसको हम बदल नहीं पाए, मगर जीत और हार में डिफरेंस लेस देन 1% था। सो एकदम जीत तक पहुंचे मगर जीत नहीं पाए, लेस देन 1% मार्जिन ही था डिफरेंस जीतने वाले और हारने वाले, ये भी रिकग्निशन हुआ। फिर सुबह माननीय नड्डा जी के भाषण में भी ये जिक्र हुआ है, आने वाले हर असेंबली चुनाव जीत कर आना है, ये संकल्प बीजेपी कार्यकर्ता ने लेना है, ये भी इस प्रस्तावना में रखा गया है। और केशव प्रसाद मौर्य जी बात करने के समय ये बात बोले कि हर गांव और हर गरीब के पास जाने के समय उनको यही सुनने में आता है कि हाँ, हर एक प्रधानमंत्री जी का स्कीम हम तक पहुंच रही है, लाभार्थी हर जगह बात कर रहे हैं कि हमें मिला है, इसीलिए हमें मालूम है इस सरकार गरीब के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करने वाले सरकार है। फिर काशी तमिल संगम के ऊपर अच्छा जिक्र हुआ। सिर्फ तमिल जो आए थे काशी में उनके ऊपर असर नहीं पड़ा, उत्तर प्रदेश में भी इस कार्यक्रम का असर पड़ा है। और जब काशी तमिल संगम के विषय बात करने के समय प्रधानमंत्री जी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने में उनका रोल कैसे कंसिस्टेंट रहा, हर एक विषय के उदाहरण लेते हुए बात बोला गया है, चाहे वो काशी तमिल संगम हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद मगर उसमें भी तेजी से कैसे काम हो रहा है, और महाकालेश्वर उज्जैन में कैसे काम हो रहा है, और बुद्ध सर्किट कैसे उसका भी पुनरुत्थान हो रही है, और राम सर्किट का भी कैसे काम चल रही है। इन सब में से प्रधानमंत्री जी का कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हमारे हेरिटेज को स्ट्रेंथन करने का उनके प्रयत्न के ऊपर भी बहुत अच्छा उनके ऊपर बधाई देने वाले बातें हुआ है। फिर ये हर घर तिरंगा वाले विषय में गए, उसमें भी टारगेट था 20 करोड़ तक तिरंगा लहराने के लिए, और एक्चुअली इसमें भाग लेने वाले बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर्स बनाने के लिए, झंडा बनाने के लिए उनका कोऑपरेशन को अच्छा रिकॉग्नाइज किया है नेशनल एग्जीक्यूटिव में। और
टेक्सटाइल से जुड़े हुए बहुत सारे इंडस्ट्री भी सामने आए। 11 स्टेट्स में काम हुआ है झंडा बनाने के लिए, उन सबको धन्यवाद भी कहा गया है। जब 20 करोड़ झंडा फहराने के लिए टारगेट था, 30 करोड़ तक पहुंचा अचीवमेंट, आखिर 30 करोड़ तक झंडा लहराया गया। उसके लिए भी अच्छा सा उस कार्यक्रम के ऊपर प्रधानमंत्री जी का एक नया सा एक्सपेरिमेंट था कि देश को एकजुट करने में, देश का हमारे तिरंगा को ही दोबारा याद दिलाना आवश्यक है, करना चाहिए। ऐसे उनके आइडिया को अच्छा आगे ले गए। इसके लिए पेट्रियोटिज्म बिल्डअप हुआ नेशनल एग्जीक्यूटिव में, उसमें भी अच्छा रिकग्निशन किया गया है। फिर मन की बात, उसके ऊपर भी जैसे नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, आम जनता के साथ जोड़ना और छोटे छोटे लोगों का सेवा भाव के द्वारा जो कार्यक्रम पूरे देश में हुआ, गांवों में हो रहा, ट्री प्लांटिंग हो, रोड बनाना हो, हॉस्पिटल लेके जाना हो, कुछ इनोवेटिव थॉट हो, आम जनता को रिकग्नाइज करने वाले मन की बात के द्वारा कैसे प्रधानमंत्री जी परमानेंट ब्रिज बना दिया उनको और आम जनता के साथ जोड़ने का, उसका भी एक जिक्र किया गया है। एक विषय जो मैं आई फील वेरी important about, and I think it's a very important recognition, वीर बाल दिवस का घोषणा करना। ये सिख कम्युनिटी के लिए एक बड़ा सा सेवा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका उल्लेख हुआ है। जहां इट वाज 9 जनवरी प्रकाश पर्व था दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का, उस समय ये घोषणा करना कि उनके सुपुत्र दो, आई थिंक साहिबजादे बाबा वीर जोरावर सिंह जी और बाबा वीर फतेह सिंह जी, दोनों गुरु गोविंद जी के सुपुत्र जो बलिदान हुआ उनको याद दिलाने के लिए दिसंबर 26 को शहीद वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके ऊपर एकदम हर्ष, हैप्पीनेस व्यक्त हुआ और पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव में उसका बहुत ही अप्रिशिएट किए हैं। लास्टली जो पहला बोला गया बात कि पूरे दुनिया में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के एफर्ट के द्वारा भारत की छवि और भारत का इमेज, और G20 हो, G7 हो, SCO हो, UN के रिफॉर्म रिलेटेड मैटर हो, भारत की ओर दुनिया आजकल देख रही है। और उनके लीडरशिप जैसे वॉइस ऑफ द साउथ, पूरे ग्लोबल साउथ का, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आइलैंड देश, उन सबको इकट्ठा करके उनके वॉइस सुनने का और सुनकर उन बातों को G20 में जब हमारे प्रेसिडेंसी चलेगा इस साल, उसमें वॉइस ऑफ द साउथ भारत बनेगी, ऐसे एक आइडिया के साथ उनके साथ जो चर्चा गोष्ठी हुआ उसका भी जिक्र हुआ और उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किए। और ये इलेक्शन के, स्टेट असेंबली इलेक्शन के विषय में अध्यक्ष जी नड्डा जी के सेवा और उनका अनटायरिंग एफर्ट्स के ऊपर भी बधाई दिया। लार्जली पॉलिटिकल रेजोल्यूशन यही है। एक एक करके कोई यतीन्द्र टीवी 18। मैडम, वीर बाल दिवस की आपने चर्चा की, काफी प्रशंसा हुई, लेकिन कई सिख संगठन ऐसे थे वो इस नाम को बदलाव करने की उन्होंने डिमांड की, तो क्या इस पर चर्चा हुई कि इस नाम को चेंज करना चाहिए? चर्चा नहीं। छोटा सा करेक्शन, गोविंद करजोल जी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने डिप्टी सीएम बोला, यूपी के डिप्टी सीएम, कर्नाटका के सीनियर कैबिनेट। निर्मला जी, प्रधानमंत्री ने पिछली बैठक में एक बार आह्वान किया था कि हमें सबका साथ और सबका विकास को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम और खासतौर से पसमानदा मुस्लिम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो इस बार भी क्या मुस्लिम समुदाय के लिए राजनीतिक प्रस्ताव में कुछ कहा गया है क्या?
राजनीतिक प्रस्ताव में कुछ नहीं कहा गया। आमोद राय, टीवी 9। इसके बारे में मैम, आपने कहा कि स्टेट इलेक्शन में नड्डा जी के एफर्ट को लेकर सराहना हुई, तो उनको अध्यक्षीय काल को विस्तार मिलना, उस पर भी कोई चर्चा हुई क्या? नहीं, राजनीतिक प्रस्ताव के द्वारा कुछ चर्चा नहीं। वहाँ दे। क्या इस प्रस्ताव में महिला सुरक्षा इन सबको लेकर के भी कोई चर्चा हुई है? जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उन सबको लेकर के? नहीं, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। अनामिका रत्ना। नेगेटिव कैंपेन जो चलाया गया विपक्ष की तरफ से, तमाम मुद्दों पर एससी ने उन्हें लेट डाउन किया, तो जो उपलब्धियां रही और जो नेगेटिव ये क्रिटिसिज्म रहा, उनको उपलब्धियों को लेकर भी कोई आगे कार्यक्रम चलाने की बात हुई? उपलब्धियों को लेकर ऐसा कोई प्रस्ताव किया गया? नहीं, आगे इन दोनों विषयों के उठा करके कार्यक्रम के विषय में कुछ भी इस प्रस्ताव के द्वारा बात नहीं किया। विकास भदौरिया। निर्मला जी, आपने कहा कि नेगेटिव कैंपेन में 6 पॉइंट गिनाए गए, लेकिन आजकल कांग्रेस एक नेगेटिव कैंपेन चला रही है जीएसटी को लेकर। अब से कुछ देर पहले फिर से एक बार राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जो जीएसटी है उसमें 65% योगदान गरीबों का है, 10% योगदान देश के बड़े उद्योगपतियों का है। तो इसको लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं, प्रस्ताव के द्वारा बातचीत नहीं हुई। लेकिन जीएसटी को लेकर जो नेगेटिव कैंपेन चल रहा है, नहीं, उसके ऊपर इधर चर्चा नहीं हुई। अंतिम सवाल संजय शर्मा, लोकमत। मैडम, आपने कहा कि पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में गुजरात की जीत पर बातचीत हुई, किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की बात हुई। तो क्या जिस तरीके से गुजरात में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, जिस तरीके से कई सारे लोगों के टिकट भी काटे, करीब लगभग 40% लोगों के टिकट काटे, तो क्या इस तरह की बातें आगे भी आने वाले राज्यों में हमको देखने को मिलेंगी? इंतजार करिए। थैंक यू।